नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं उत्तराखंड के माना गांव में। ये गांव उत्तराखंड का सबसे ऊंचा और आखिरी गांव माना जाता है। हमेशा से जो सीमाओं पर गांव हैं उनको कहा जाता था कि देश का आखिरी गांव है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोच को बदल दिया, इन बातों को बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये आखिरी नहीं, पहले गांव है। और ख़ास तौर से अगर उत्तर भारत के गांव हैं, पहले गांव हैं, तो उनको शुभ गांव कहा गया। प्रधानमंत्री का कहना है कि ये देश के प्रथम गांव हैं और इनका देश के आज़ादी में, देश की रक्षा में, साथ में देश की तरक्की में खास योगदान है। प्रधानमंत्री जी ने खुद माना गांव का कुछ समय पहले दौरा किया था। उसके बाद गांव के अंदर विकास की एक नई बयार शुरू हुई। हमारे साथ हैं गांव के पूर्व प्रधान और यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, पीताम्बर मोलपा जी। खास बात यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं ये बद्रीनाथ के बिल्कुल आगे गांव है, सीमा पर स्थित है और छोटा सा ये गांव है, खूबसूरत गांव है। मात्र 2000 की आबादी है इस गांव की और विविध संस्कृति है। यहाँ के लोग जो हैं हिंदू धर्म को ही मानते हैं, थोड़ा सा जो छाप है उनके ऊपर वो बौद्ध धर्म की भी है। लेकिन हम बात करेंगे प्रथम गांव की और पीताम्बर जी से जानने का हम प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है और गांव के अंदर क्या बदलाव देखने को मिला। पीताम्बर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सिंघल जी। तो एक तो आप अपना थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा ऊंचा आवाज़ में आप बताइएगा। हाँ, मैं पीताम्बर सिंह मोलपा, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत माना जी। मैं जब मोदी जी 21 अक्टूबर 2022 को माना आए तो उन्होंने सीमांत गांवों को एक अलग ही दर्जा दिया। उन सीमांत गांवों को प्रथम गांव के नाम से डिक्लेयर किया। तो हमने उसमें अपना ये प्रश्न भी रखा था कि आपने तो भले इसका नाम प्रथम रख दिया, लेकिन विकास के उसमें भी ये प्रथम होना चाहिए जी। तो आज 2-3 कार्य प्रधानमंत्री जी के जाने के पश्चात वहाँ पर हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की थी जो वहाँ पर तीर्थ यात्री या टूरिस्ट आते हैं कि आप अपने बजट का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट उस क्षेत्र में पड़ा और काफ़ी जो कस्टमर्स हैं, तीर्थ यात्री हैं, इधर देख के जी, वो लोग 5% अपने बजट का माना ग्राम के ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो बेसिकली जो गांव के लोग हैं वो आज टूरिज्म आधारित व्यापार करते हैं। हमारा जो पहाड़ का मेन था, हम उन्हीं हस्तशिल्प का काम करते थे। जैसे ये सफेद कोट हम पहने, मॉफलर, ये हमारे द्वारा बनाया जाता है जी। तो प्रधानमंत्री जी को हमने उसमें एक कोट का पट्टू भी दिया था, सफेद कोट का। तो प्रधानमंत्री जी काफ़ी गदगद हो गए। तो उनके जाने के बाद एक मास्टर प्लान जो कि प्रधानमंत्री का स्वर्णिम या स्वप्निल प्रोजेक्ट है, वो चीज़ वहाँ पर लागू किया गया है और बद्रीनाथ के साथ साथ माना गांव में भी इस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पीताम्बर जी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रथम गांव, इसको सीमांत गांवों को उन्होंने कहा, पहले जब बोलते थे लोग तो कहीं आपको ऐसा लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये देश से कटा हुआ है, सबसे आखिरी गाँव है। लेकिन लोगों की सोच में या लोगों के कैसे गर्व की अनुभूति हुई है जानने के बाद जब ये कहा गया कि प्रथम गाँव है? ना, इसमें कई बार तो ऐसा है कि स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया था। विरोध इस सेंस में कि हमारी पहचान जो सीमांत से हो रहा, सीमा का अंतिम गांव, उसके बियॉन्ड कोई गांव ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे लोग अभ्यस्त हो गए और आज प्रथम गांव से ज़्यादा जाना जा रहा है। एक मेरा, केवल मेरा ही नहीं, इस क्षेत्र में जैसे नीति वैली में तो नीति भी प्रथम गाँव है। अगर आप मुनस्यारी साइड हैं तो मुनस्यारी का मिलम भी प्रथम गाँव है। धारचूला से आए तो गुंजी भी वहाँ का प्रथम गांव है। इस टाइप से उनको एक ऐसा डिक्लेयर किया गया है कि जो अंतिम गांव है वो पहले पायदान में आए। वही मैं कहना चाहता हूँ कि अंतिम होना अच्छा है या प्रथम होना अच्छा है? प्रथम दोनों अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। उसमें विकास के नाम पर भी सरकार का जो एक वाइब्रेंट विलेज स्कीम, क्योंकि हमारे पहाड़ों में कई गाँव भुतवा गाँव हो गए, कारण उन गाँवों में लोगों का माइग्रेशन बिल्कुल जीरो हो गया। लेकिन जब से ये वाइब्रेंट विलेज स्कीम चल रहा है, इससे गांव में जो आधारभूत संरचनाएं विकास की जा रही हैं, उससे गांव में लोगों का आना जाना स्वाभाविक ही बढ़ गया है।
मतलब आप ये कहना चाहते हैं गांव में पलायन शुरू हो गया था, लोग बाहर जाने लगे थे ऑब्वियसली। लेकिन अब लोग वापस गांव में आने लगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि लोग जो हैं, जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, साथ में तीर्थ यात्रा के लिए बद्रीनाथ में जो लोग आते हैं, वो अपने जो बजट लेकर आए उसका 5% जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं, जिसको वोकल फॉर लोकल का नारा बड़ा एक प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें खर्च करें और उसका असर पड़ा है। उसका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जी। और उस इम्पैक्ट के चक्कर में अब ये लगा लीजिए मेरे गांव में तो बहुत ही अच्छा रिवर्स माइग्रेशन हो रखा है। लोग जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनको राज्य सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं उसका भी हेल्प दिया जा रहा है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है, जो भी रिटायर्ड पर्सनैलिटीज है उनको भी इसमें प्रायोरिटी दी जा रही, क्योंकि वो गाँव को आबाद कर रहे हैं। वो भूतवे गाँव नहीं रहे, वो आज वो गाँव विकास के नाम पर बहुत आगे की ओर अग्रसर है। पीताम्बर साहब का कहना है कि जो भूतुआ गांव, मतलब जिसमें एक तरीके से जो वीरान हो गए थे, घोस्ट विलेज हो गए थे, वहां पर रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है कि लोग वापस गांव की तरफ, चलो गांव की ओर, एक तरीके से लोगों ने आना शुरू कर दिया। अब आपने कहा कि भूतुआ गांव, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि जो आपके यहाँ लोग हैं, जो आपकी कल्चर है, उसे शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है भोटिया जी लोग बोलते हैं, भोटिया आबादी बोलते हैं। तो थोड़ा सा आप माना गांव के जो ये सांस्कृतिक स्थिति है उसके बारे में बताइए, अपनी कल्चर के बारे में बताइए, यहाँ की क्या खास बात है गांव की? हमारे गांव के बेसिकली क्या होता था, 1962 से पहले जो हमारा भारत और तिब्बत के बीच जो संबंध थे, हमारा बीच में व्यापार चलता था। हम तिब्बत से नमक, सुहागा, भेड़, बकरी, याक और ऊन लाते थे और यहाँ से उनके लिए अनाज, कपड़े इत्यादि हम दिया करते थे। और पूरा वस्तु विनिमय आधार पर ये व्यापार चलता था। वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता, पैसे का ज़्यादा कोई लेन देन नहीं होता। बार्टर सिस्टम जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। जी। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हम 62 की लड़ाई के बाद सरकार ने उस गांव को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। ऑथेंटिकली वी आर नॉट द भोटियाज, हम तो बेसिकली हम हिंदू राजपूत लोग हैं, लेकिन हमारा बिजनेस से जब कट गए तो मेन लाइन में लाने के लिए सरकार ने हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। तो उसके पश्चात हमारे लोग पढ़े लिखे, मेरे गांव का जो लिटरेसी रेट है वो 96% लिटरेसी रेट है। मोस्टली लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हर क्षेत्र में हैं। लेकिन एक बीच में एक ब्रेक ऐसा रहा कि उसके बाद ज़्यादा सर्विस क्लास में लोग कम आने लग गए। लेकिन अब हमने जो पैटर्न चेंज कर दिया वो कर दिया बिजनेस आधारित। जो हमारे हम जो पहाड़ को कपड़ा देते थे वो कपड़ा हम देते थे, वो कपड़ा आज हम खुद बना के उसका मार्केटिंग हम बद्रीनाथ जी की यात्रा में आने वाले जितने तीर्थ यात्री वो माणा भी आते हैं, उनके द्वारा ये मार्केटिंग हमारा चल रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर बहुत ही मतलब क्या बोलते, बहुत ही रिच है, रिच है बिल्कुल। क्योंकि हम अगर मैं ये सफ़ेद कोट के पहन के कहीं जा रहा हूँ तो लोग मुझे आइडेंटिफाई कर लें, ये नीति माणा का होगा। ये हमारी पहचान है, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट है। और भोटिया अलग होते हैं। भोटिया मतलब ऑथेंटिकली आपको जो ट्राइब का नाम दिया गया वो भोटिया ट्राइब किया। अच्छा। क्योंकि मंगोलॉइड रेस के थे तो उसमें ये बताया कि ये भोटिया सरकार ने वोट है। लेकिन हम हिंदू राजपूत लोग हैं, क्योंकि हमने पूर्व में भी जो टीडी रियासत का हुआ करता था, उन गोरखाओं को भगाने के लिए उसमें माणा गांव के लोगों ने 2 लाख रुपए उसमें टीडी रियासत के को भी दिया। तो वो करीब मुझे 16वीं सदी की बात है। गांव की आबादी बहुत कम है आपकी, छोटा सा ना हम आप बोले आबादी कम, पहाड़ों के हिसाब से 2000 की आबादी वाला गांव बड़ा उत्तराखंड में बड़े गांवों में आता है। अच्छा। तो हमारे जो टोटल वोटर की संख्या वो करीब 1100 करीब वोटर हैं और आबादी करीब 2000 के आसपास है। और अभी ऑथेंटिकली जो आपको बताऊं 2011 के जनगणना के अनुसार उस आबादी 1214 है। लेकिन हमारा जो अपना मानना है वो करीब आबादी 2000 प्लस में है। और सांस्कृतिक दृष्टि से आपने बताया कि आपका गांव काफ़ी धनाढ्य है, काफ़ी रिच है। ये भी हमने सुना है कि जो भगवान बद्रीनाथ के कपड़े हैं वो आपके गांव में बनते हैं। वो हम ही जो मोलपा परिवार है, मोलपा परिवार के लोग भगवान अभी जो 6 महीने ढका रहता है भगवान कपाट बंद के बाद, तो उस विग्रह पर जो ऊनी वस्त्र दिया जाता है वो माणा के मोलपा परिवार के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। यही भगवान कि तुम्हें ठंड लगे, एक तो जैसे बोल हटकर बोला चांद एक दिन माता से बोलो सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक जंगोला। अच्छा। तो उसी टाइप का हमारा ये मातृ वात्सल्य का प्रतीक है कि भगवान नारायण को माणा की जो हमारे मोलपा परिवार की माताएं बहनें हैं वो सिल के वो कपड़े बुन के एक ही दिन में किसी अच्छे दिन पे
बना के बद्रीनाथ जी को समर्पण करते हैं। और बद्रीनाथ जी इन 6 महीने में कहाँ विराजमान होते हैं? वही बद्रीनाथ जी में है, लेकिन बद्रीनाथ जी में उनका ही जो होते हैं। उत्सव विग्रह है हाँ। वो पांडुकेश्वर में आता है। और एक जो उत्सव विग्रह है उनका उद्धव जी, वो रहते हैं आपके बद्रीनाथ में। और ज्योतिर्मठ में नरसिंह बद्री बोलते हैं, वहाँ पर भगवान शंकराचार्य का गद्दी आता है। ये आपके ऊपर भगवान बद्रीनाथ का बड़ा आशीर्वाद है कि मोलपा परिवार की जो माताएं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो वस्त्र तैयार करती हैं, ऊनी वस्त्र। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा, पीताम्बर जी जो हैं पेशे से इंजीनियर हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, दिल्ली में रहे हैं, इसलिए उनको दिल्ली की भी पूरी जानकारी है और गाँव में रहते हैं और गाँव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपसे कुछ ऐसे सुझाव भी लेना चाहूँगा जिनको हम आगे भेज सकें या प्रधानमंत्री जी तक वो सुझाव जाएं, ताकि गांव का जो विकास है और बेहतर तरीके से हो सके। कुछ कमी रह गई हो, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो विकास की योजनाएं शुरू हुई थी तो उनके अंदर कुछ गति आ सके। क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारा बॉर्डर जो विलेजेज हैं उसमें कुछ हमारे माणा के बियॉन्ड वो बड़े पॉलिसी मेकिंग प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक देवताल नामक स्थान है, उस तक का एक्सपोजर मिले यात्रियों को, ताकि माणा के लोग उनको लाइजनिंग के द्वारा उनको आगे फॉरवर्ड कर सके। माणा के बियॉन्ड देवताल है। उसके बाद अगर भारत कैलाश मानसरोवर की यात्रा खोलता तो माणा से करीब 1 हफ्ते का कैलाश मानसरोवर का यात्रा है। अगर ये खोल दिया जाता तो माणा का तो फिर क्या कहने, वहाँ तो मतलब जो जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको एज ए लाइजनिंग ऑफिसर, एज ए गाइड, एज ए कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों का बड़ा वो हो सकता है, विकास हो सकता है। और इसके साथ साथ जो यात्री हैं कैलाश मानसरोवर के, उनको भी समय कम लगेगा, खर्चा भी बचेगा। खर्चा भी बचेगा, कम समय में अच्छे से दर्शन हो सकते हैं कैलाश, क्योंकि हमारे बॉर्डर तो रोड बन गया और बाकी तिब्बत से जो रोड है वो तो बिल्कुल पठार है, वहाँ तो रास्ते की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा राजनीतिक और कूटनीतिक विषय है। हाँ, ये कूटनीतिक विषय है सरकार का। अभी देखो सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसमें क्या इनिशिएटिव लेती है, और दूसरे में सेना का भी इसमें क्या रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी है ये इशू, क्योंकि बॉर्डर है यहाँ तो खैर माणा वाले बॉर्डर में तो हम ऊपर में हैं और जो तिब्बत के लोग जो नीचे में डाउन में हैं। तो ये अभी तो मैं तो हमेशा चाइना बॉर्डर तो बोलता नहीं, मैं हमेशा तिब्बत बॉर्डर, क्योंकि तिब्बत भी एक ऑटोनोमस कंट्री है। बिल्कुल, और भारत सरकार भी ऐसा ही मानती है कि बौद्ध लोगों को लेकर कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था और स्वतंत्र राष्ट्र रहना चाहिए, इसलिए दलाई लामा जी भारत में शरण लिए हुए हैं। हमसे बात करने के लिए पीताम्बर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शकों पर बाबा बद्रीनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है, और बद्रीनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है जो पीताम्बर जी ने कहा कि सरकार को ये सोचना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से कैलाश मानसरोवर की यात्रा माणा के रास्ते हो सकती है। ये रास्ता खोल दिया जाए तो एक विकास की नए आयाम मिलेंगे। इसके अलावा कुछ जो यहाँ पर्यटन स्थल हैं और साथ में तीर्थ स्थल हैं उनको भी विकसित किया जा सकता है। कार्यक्रम इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।